बुखारी साहब, बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरे और आज हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई, उसके बाद जो आज मंजरनामा बना रहा, अब आगे बांग्लादेश का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? वो मेरे जहन में एक शेर जो है ना वो बार बार स्ट्राइक कर रहा है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आपको याद होगा जब 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ था तो उस वक्त भारत ने शेख मुजीबुर रहमान की मदद की थी और इसी तरह के हालात क्रिएट करके वहाँ पर पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे। मुक्ति बाहिनी जो उनकी सो कॉल्ड फौज जिसको आप कर सकते हैं, उसके बारे में मोदी साहब ने ये दावा किया कि इनको तो भारत ने ट्रेन किया था और इसी सिलसिले में इसी हसीना वाजिद ने मोदी साहब को अपने यहाँ बुला के आला तरीन जो सिविलियन अवार्ड है उससे नवाजा था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। बात यह है कि इस वक्त वो मुल्क से फरार हो चुकी हैं और वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर हिंदुस्तान के जो बंगाल रियासत है उसके किसी एयरपोर्ट पर मौजूद है। हिंदुस्तान ने उन्हें सियासी पनाह देने से तो इनकार कर दिया है क्योंकि उनको पता है कि इसका फॉल आउट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बांग्लादेश में अभी हिंदुस्तान के इंटरेस्ट तो ख़त्म नहीं हुए हैं ना जी, और फिर बॉर्डर डिस्प्यूट भी है उसके साथ। तो अगर वो उसको सियासी पनाह देंगे तो यकीनी तौर पर एक नया अजाब खड़ा होगा। एनीवे, ये तवक्को की जा रही है कि वो बेलारूस के रूट से अल्टीमेटली फिनलैंड पहुंचेंगी, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी या करिए अपनी जो वेल्थ है वो ऑलरेडी वहाँ ट्रांसफ़र कर दी हुई है। उनकी फैमिली के भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी फिनलैंड में हैं। ठीक है, ये क्या हुआ है बांग्लादेश में, मेरे ख्याल से इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। असल में ये लड़ाई है बिटवीन अवामी लीग यानी गवर्नमेंट और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी और राइट विंग पार्टीज जो है उनके बीच कोटा सिस्टम की। 30% कोटा जो है वो उन लोगों को दिया जा रहा है एक तवील अरसे से जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ उस जंग में हिस्सा लिया था। ठीक, चलिए जी, उनको तो आपने दे दिया जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, पर ये आगे मुंतकिल हुआ उनके बेटों में और अब मुंतकिल हो रहा है उनके पोतों में। इसके ऊपर वहाँ के जो नौजवान तलबा हैं उनको बहुत जेन्युइनली एतराज़ है। थोड़ा सा हम ब्रेकअप भी दे दें मेरे ख्याल से साथ साथ अपने नाज़रीन को। 17 करोड़ लोग जो हैं बांग्लादेश में वो जॉब करने के काबिल, यानी 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की। 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम करने के अहल हैं, उसमें से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब है, बाकी सारे बेरोजगार हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि 50 लाख जॉब कहते हैं कि हुकूमत के पास है इस कोटा सिस्टम के तहत जिन्हें पुर किया जाना था, किस किस को आप दे लेंगे? बाकी जो बेरोजगार यूथ है उसका क्या बनेगा? लिहाजा जो यंग लोग थे यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के, वो उन्होंने फिर ये बीड़ा उठाया और हुकूमत के खिलाफ इस तहरीक का आगाज़ हुआ जो अल्टीमेटली हसीना वाजिद साहबा को ले दे के बैठ गया है। साहबा तो नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन क्या करें, मुंह से निकल जाता है। उन्होंने अपने बाप की लेगेसी को एक कल्ट में कन्वर्ट किया। इट वॉज ए कल्ट। आपको याद होगा जमात इस्लामी की लीडरशिप को जिस तरतीब से फांसियां दी गई थी बांग्लादेश में, पूरी दुनिया ने उनकी क्लीमेंसी के लिए अपीलें की और कहा कि उनकी जान बख्शी कर दी जाए, लेकिन हसीना वाजिद साहब एक बदतरीन सिविलियन डिक्टेटर के तौर पर किसी एक की बात पे उन्होंने कान नहीं धरा और अपने तमाम तर राइट विंग जो लीडरशिप थी उसको ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया उन्होंने, या फांसियां दे दी या मुल्क बदल कर दिया। यही हाल हुआ उन फोर्सेस का जो प्रो पाकिस्तान थी, जिसको हसीना वाजिद साहब ने करार दिया कि ये रजाकार बाहनी थी, यानी वो लोग जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के साथ मिल के रेजिस्ट कर रहे थे कि मुल्क ना टूटे, उसको इन्होंने रजाकार बाहनी जो है वो करार दिया और जमात इस्लामी इसी रजाकार बाहिनी की सपोर्टर थी। ठीक है जी, ये हो गया। आगे आ जाइए, ये कोटे का मामला जो है ये हाई कोर्ट में लेके गए थे लोग और वहाँ जो है वो हुकूमत के हक़ में फ़ैसला नहीं हो सका, लिहाजा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने वो हाई कोर्ट का फ़ैसला उलट पुलट कर दिया, जिसके बाद ये इस सूरत हाल में यानी यूँ कहिए कि जिसने इस पर पेट्रोल फेंका है वो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है। ठीक हो गया जी। दूसरी बात ये है कि ये जो 30% लोग हैं ये जस्टिफाइड हैं इसलिए कि वो जो वहाँ बांग्लादेश की जो हुकूमत मुखालिफ पार्टियाँ वो कहती हैं कि जो कोटा सिस्टम है इसका आइन में कहीं जिक्र नहीं है।
देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी कोटा सिस्टम। तो जब आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है तो हुकूमत की एक सरबराह को ये इख्तियार कहाँ से हासिल हुआ कि वो अपनी मर्जी के लोगों को, यानी असल में ये एक कोशिश है अवामी लीग के बंदों को तमाम तर सरकारी मुलाजमतों में घुसेड़ने की। समझ रही हैं आपके नहीं, ताकि जो उनको प्रिविलेज हासिल है कि वो कहती हैं कि मेरे पास बड़ा वोट बैंक है, उसमें से अगर 30% माइनस हो जाएंगे तो आप खुद सोचें ना क्या बनेगा। तो इसलिए वो चूंकि रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि ये कोटा सिस्टम ईजाद करके इन लोगों को यानी वहाँ पर अकोमोडेट किया जाए। आगे आ जाइए जनाब, जनवरी का जो इलेक्शन हुआ उसमें तमाम जो मुखालिफ सियासी पार्टियां थी उन्होंने तो उसका बाइकआउट कर दिया। लिहाजा इन्होंने वो इलेक्शन लड़ा, सो कॉल्ड बगैर किसी अपोजिशन पार्टी के हिस्सा लिए हुए अपने आप को उन्होंने जितवाया अपनी पार्टी को, और इक़्तिदार पर ये काफ़ी देर से काबिज हैं। ये जो इनकी लेटेस्ट यानी आप कहें जो अरसा है 15 साल पे मुहित है, 15 साल से वो बांग्लादेश की यानी आप तवील तरीन वज़ीर आज़म हर इख्तियार उनके पास था, जो उन्होंने उनकी मर्जी हुई है वो उन्होंने किया है। 2-3 चीज़ें और बयान ना करना मेरे ख्याल से ज़्यादती है। उन्होंने बांग्लादेश की इकॉनमी के लिए कुछ अच्छे काम किए, लेकिन वो भारत नवाज पॉलिसियों में इतना आगे चली गई कि वहाँ के लोग जो हैं। अच्छा बुखारी साहब, ये जिस तरह से भारत के साथ जो कुर्बत थी हसीना वाजिद की, अब आपको क्या लगता है हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद क्या वो कुर्बत कम होगी? भारत की इन्वॉल्वमेंट, देखिए हिंदुस्तान कोशिश तो करेगा इसलिए कि उसको बांग्लादेश में अपने ज़राए को, अपने जो एजेंट्स हैं और जो अदारे या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए उसकी हमायत तो वो जारी रखेगा। लेकिन चूँकि हसीना वाजिद को सियासी पनाह देना ये एक बहुत बड़ा इकदाम होता है, इसलिए इससे तो इज्तनाब किया है भारत ने, लेकिन भारत अपनी तमाम तर दरअंदाजियाँ जो हैं वो वहाँ पर जारी रखेगा। इंपॉर्टेंट है वो करनी चाहिए। वो ये कि इस वक्त फ़ौज जो है, क्योंकि इस वक्त फ़ैसले फ़ौज कर रही है, जनरल साहब ने ये फरमाया है कि हम सदर साहब से कंसल्टेंसी के साथ एक इंटरम गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जनरल साहब मार्शल लॉ लगाने के मूड में है, क्योंकि जिस तरह के अवाम चार्ज हुई है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मार्शल लॉ को बर्दाश्त करेगा। ये बात तो बिल्कुल। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह से भारत रीजनल पावर बना हुआ है, भारत की बांग्लादेश में भी इन्वॉल्वमेंट, फिर इनके अफगानिस्तान में भी इनके ताल्लुकात हैं तालिबान के साथ, श्रीलंका तो वैसे इंडियन है, तो बुखारी साहब क्या पाकिस्तान के अंदर की सकत है कि वो एक प्रॉपर लॉबिंग करे और भारत से छुटकारा हासिल किया जा सके? देखिए गुजारिश ये है कि भारत की सार्क के हवाले से देख लेते हैं ना, 7 मुल्क हैं सार्क में जो भारत के इर्द गिर्द बसते हैं, पाकिस्तान भी है, किसी एक से नहीं बनती भारत की। हर मुल्क में तकरीबकारी के लिए भारत जो है उसने इन्वेस्टमेंट भी की है, उसने मसल्ला भी किया है लोगों को, और अलहदगी पसंद तरीके जो है उसकी पुष्टपनाही भी की है। तो भारत से ये तवक्को रखना कि वो किसी के साथ कोई अच्छी या नेक कोई जिसको कहना चाहिए कोई आसान इकदाम करेंगे तो भूल जाए आप। पाकिस्तान ने कोशिश की कि माइनस भारत जिसकी किसी प्रोसेस से नहीं बनती है, सार्क को रिवाइव किया जाए, रिक्लेम किया जाए, रीएक्टिवेट किया जाए, लेकिन वो कोशिशें जो हैं वो अभी तक बराबर नहीं हो सकी हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस खित्ते में और ख़ास तौर से बांग्लादेश में भारत के इंटरेस्ट मौजूद रहेंगे और भारत उन इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने के लिए कुछ भी करेगा। ठीक। हाँ, दूसरी बात यह है कि जब भी खित्ते में इस किस्म की कोई डेवलपमेंट्स होती हैं तो उसके असरात बाकी के ममालिक पर भी होते ज़रूर हैं। अब आप देखिए बांग्लादेश की सूरत हाल को अगर आप किसी भी एंगल से देखें तो ये एक पॉपुलर मूवमेंट थी जो कामयाब हुई, जिसने वेल एंट्रेंच्ड 15 ईयर से वेल एंट्रेंच्ड यानी सिविलियन डिक्टेटर को उठा के बाहर फेंका है। बिल्कुल। तो इससे इंस्पिरेशन भी जनरेट होती है और जैसा मैंने कहा कि खित्ते में उससे बचना जो है वो मुश्किल होता है। देखते हैं कि इस खित्ते में क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में होती है। अच्छा बुखारी साहब, क्या लगता है आपको स्टेबिलिटी बांग्लादेश में अब आ सकेगी? जिस तरह से अवाम ने एक जत्था बनाया और अवाम की ताकत ने साबित कर दिया है कि तमाम इदारे उनके सामने उस तरह से ताकतवर नहीं है जितनी ताकतवर अवाम है। अब इस खित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, पासिंग रेफरेंस में कहा था, हाँ अब तफसील से बात कर लेते हैं। हाँ। इसका एक कारनामा ये है कि इसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को शैटर नहीं होने दिया। अच्छा। बल्कि उसको स्टेबल किया। ये याद रखें कि जहाँ कहीं इस तरह के टर्माइल होते हैं, अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल है तो फिर पॉलिटिकल जो अनरेस्ट है उस पर काबू पाना आसान होता है कंपैरेटिवली। हमारे यहाँ उलट है, हमारे यहाँ ना सियासत स्टेबल है ना मईशत स्टेबल है।
इसलिए हम एक और तरह की सूरत हाल का शिकार है। बांग्लादेश में ये सूरत हाल नहीं है। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, अब ये जो अबूरी हुकूमत बनेगी, क्या करेगी अबूरी हुकूमत आके? पहले पीस लेकर आएंगे कि पहले मामलात को ठीक करें फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे, या पहले इलेक्शन की तरफ जाएंगे? देखिए, जो जनरल साहब का पहला बयान है ना कि जी हम कर्फ्यू उठा रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट सारा बहाल कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म के स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की, क्योंकि ये हालात नॉर्मल हो जाएंगे। इस वक्त 4 लाख के करीब लोग जो बाहर निकले हुए हैं, जिन्होंने रैनसैक किया है हसीना वाजिद के घर को भी, और जो शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे लगे हुए थे उनका भी जो हाल उन्होंने किया है, वो फुटेज तो मेरे ख्याल से वैसे सोशल मीडिया बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके ऊपर भी सारी वायरल हो रही हैं। वो मेरे ख्याल से फौरी तौर पर तो सूरत हाल को काबू करेंगे, काबू करने की कोशिश करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट से एक काम लेंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश में इस वक्त फौजी यानी डिक्टेटरशिप कायम हो सकती है, इसलिए कि फ़ौज भी नहीं चाहेगी कि ये सारा मलबा जिसने हसीना वाजिद को घर भेजा है ये पलट के हमारी तरफ आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर किसी भी मिलिट्री रजीम का कोई कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से अबूरी हुकूमत जो है वो अल्टीमेटली इलेक्शन की डेट देगी, लेकिन जैसा मैंने कहा ये सब कुछ हमारी इंटरप्रिटेशन है, हमारी ख्वाहिशात हो सकती हैं। क्या होगा वो मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 दिन में वाज़ेह तौर पर पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल आने वाले वक्त में क्या होगा और बांग्लादेश में क्या तब्दीली देखी जा सकेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।